उत्तर प्रदेश में कल होने वाले दंगल पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूक्रेन से वापस लौटे प्रदेश के बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, वही नेशनल मेडिकल काउंसिल के रूप में इसमें भारत में काम कर रहा है। सरकार का उसके साथ संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, अलग अलग दौर की बातचीत चल रही है। और ये मान के चलिए, जो यहाँ पे अभी शिवेंद्र ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों के भविष्य के प्रति पहले आपकी सुरक्षा आवश्यक थी, सुरक्षित वापस करने की तैयारी। 4-4 मंत्री कैंप कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी भी देश के मंत्री आपने नहीं देखे होंगे जो बॉर्डर पर रह करके अपने देश के नागरिकों को बचा रहे हों। अकेले भारत सरकार के मंत्री वहां काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं 4 से 5 बार बैठक कर चुके हैं और वहां रूस के राष्ट्रपति से भी बातचीत कर चुके हैं। लगातार अगल बगल के देशों के साथ बातचीत करना, उनके साथ बातचीत करके सुरक्षित अपने नागरिकों निकाल करके सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, ये आप सबके सामने है। धैर्य के साथ हमें एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। देखिए, 2 चीजें जीवन में, एक तो व्यक्ति का धैर्य, विपत्ति के समय उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। धैर्य के साथ आपके अभिभावक ने इस संकट के समय में अपना धैर्य रखा, सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया, आप सभी सुरक्षित अपने घरों को आए हैं। और भी बच्चे जो हैं उनको भी लाने की सरकार पूरी तैयारी कर रही है। आज 11 फ्लाइट आ रही है वहां से, जिनसे भारत के नागरिक वहां से वापस आएंगे, सुरक्षित वापस आएंगे, सुरक्षित उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था। एक तो हमें संकट के समय धैर्य का परिचय देना, उन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जो लोग अनावश्यक भड़काने का काम करते हैं और फिर किसी भी सफलता पर। आप एक डॉक्टर हैं, आप जब किसी ऑपरेशन को करेंगे तो ऑपरेशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है ना। आप ओटी में जाएंगे, ओटी में जाकर के आप जब जिस बीमारी से संबंधित ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जब उस पर फोकस करेंगे अपने आप को, तो ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप ओटी में गए, ऑपरेशन करके कोई दरवाजा भड़बड़ा रहा है, कोई अंदर जबरदस्ती घुस करके आपके साथ बातचीत करने लग गया है, तो क्या आप एक सफल ऑपरेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब सरकार इस ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से सुरक्षित अपने नागरिकों को लाने की तैयारी कर रही है, इस समय अगर कोई अनावश्यक राजनीति करके इस कार्य में व्यवधान पैदा करने का प्रयास करता है, तो मुझे लगता है कि इस पूरे ऑपरेशन को विफल करने की साजिश का वो हिस्सा होगा, क्योंकि वह सरकार के ध्यान को हटाना चाहता है। जो फोकस है, भी प्रधानमंत्री जी ने बैठक की, प्रधानमंत्री जी लगातार बातचीत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने 4-4 मंत्रियों को कैंप कराया है, लगातार सभी एम्बेसी, सभी जितने भी हमारे अन्य दूतावास हैं, सभी लोग उस कार्य के साथ जुटे हुए हैं, सभी अधिकारी लगे हैं, सभी पूरी सरकार लगी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन चीजों को हमें देखना चाहिए कि किस अच्छे ढंग से सरकार इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ा करके सफलतापूर्वक एक एक नागरिक के जीवन को बचाने की दिशा में प्रयास की है। एक अभिनंदनीय प्रयास है। हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और दूसरा, फर्स्ट स्टेज में सुरक्षित वापस लाना है, सभी बच्चे सुरक्षित वापस आ जाएं, ये ध्यान सरकार का है। और फिर सेकंड फेज में आगे की आपकी फ्यूचर के बारे में आगे की प्लानिंग क्या होनी है, एनएमसी के साथ भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों संवाद बनाए हुए हैं। तो सुरक्षित वापसी के बाद फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अपने पाठ्यक्रम को अपने घर में रह करके तत्काल पहले अपने कार्यक्रम को उसको रिपीट करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, फिर बाद में उसके बारे में भी सरकार जरूर बातचीत करेगी। और हम लोग, मेरा प्रयास होगा कि एक बार जितने भी बच्चे वहाँ पर रहते हैं, लगभग 2400 बच्चे हमारे हैं यूपी के, उन सबको एक बार बुलवा करके फिर उनके बारे में कोई ना कोई एक रास्ता हम लोग निकालेंगे। इसमें भारत सरकार भी चिंता व्यक्त कर रही है, भारत सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास अपने प्रारंभ किए हैं। लेकिन आज पहली प्राथमिकता वहाँ रेस्क्यू का है कि सुरक्षित अपने देश के अंदर अपने नागरिकों को और अपने बच्चों को वापस लाने का है। और ये प्रयास आज भारत सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है।
मैं आप सबका एक बार फिर से आपकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और ईश्वर के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी सुरक्षित वापस अपने घरों को आए हैं। आपके माँ बाप, स्वयं आपके जो अभिभावक हैं, माताजी पिताजी आपके हैं, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं इस बात को लेकर के, आपको अपने बीच में पा करके। क्योंकि भारत से बहुत दूर रह करके मेडिकल की पढ़ाई करना और वहाँ पर युद्ध प्रारंभ हो जाए अपने आप में एक संकट होता है। क्योंकि जब कोई मिसाइल या कोई बॉम्ब गिरता है तो वो तो किसी का चेहरा देखता नहीं है, वह तो जहाँ गिरेगा उस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह तबाह करके जाता है। इसलिए आपकी सुरक्षित वापसी पहली शर्त थी और वो प्राथमिकता के आधार पर उसको पूरा किया गया है। सेकंड, अन्य चीज़ों को भी आगे बढ़ाने का काम होगा। निश्चिंत होकर के अपने उसमें रहिए, अनावश्यक बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं और सभी लोगों को आश्वस्त करिए कि मोदी है तो मुमकिन है। एक अभिभावक कभी भी इतने सफल और इतने व्यवस्थित ऑपरेशन कभी नहीं हो पाए थे जितना आज हो रहा है। आपने देखा होगा, आप लोग तो भुक्तभोगी हैं, आपने बॉर्डर पे देखा होगा, आपने एम्बेसी के व्यवहार को देखा होगा, आपने अन्य चीजों को देखा होगा, कितने संवेदनशील तरीके से एक अभिभावक के सदस्य के रूप में, एक परिवार के अभिभावक के रूप में ये सभी कार्य करते हुए दिखाई दे होंगे। एक बड़ी बात होनी चाहिए और इसको एप्रिशिएट भी करके। दूसरा, जीवन में कुछ बनना है तो हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। एक सकारात्मक सोच, हमें अच्छा करना, अच्छा हो रहा है, अच्छा देखने की आदत होनी चाहिए। अच्छा देखेंगे, अच्छा करेंगे, परिणाम अच्छा ही होगा, ये मान करके चलना चाहिए। और अच्छा हम सोचें, अच्छा करें तो परिणाम को अच्छा लाएंगे, ये भी विश्वास हमारा होना चाहिए। वापसी के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपके माता पिता का जिन्होंने धैर्य के साथ आपकी सुरक्षित वापसी का इंतजार हो हल्ला के उन्होंने सरकार पर विश्वास किया, परिणाम सामने है, ये सकारात्मक। तो लखनऊ से आप तस्वीर देख रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूक्रेन से वापस लौटे प्रदेश के बच्चों से मुलाकात कर रहे थे। और अब सीधा आपको लेकर चलते हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्चुअली क्या कुछ कह रहे हैं संवाद में, वो भी सुन लेते हैं। श्री राम सुभाग जी, एसीएस फाइनेंस प्रबोध सक्सेना जी और सभी स्थानों से वर्चुअली आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े सभी मंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज बजट प्रस्तुत करने के 2 दिन पश्चात एक अलग तरह के कार्यक्रम को एक स्वरूप दे करके इस बजट की जानकारी आम जनता तक हम बेहतर ढंग से पहुंचा सकें और उसके लिए इस प्रकार का एक जनसंवाद का एक कार्यक्रम हम तय करें। इस आयोजन के लिए मैं सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और सरकार के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। शायद संभवतः पहली बार ये हिमाचल के इतिहास में ये हो रहा है कि बजट प्रस्तुत होने के पश्चात सीधा लोगों के बीच में अपनी बात कहने का अवसर इस प्रकार से प्रस्तुत हुआ। ये पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये 5वां बजट जो है वो प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और इन 5 वर्ष बजट के लिए
मुझे लगता है कि हमारी बात अधूरी रहेगी कि जिस प्रकार से हमको केंद्र से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। छोटा प्रदेश, लेकिन समस्याएं बड़ी थी। जहां मदद के लिए बोला वहां मदद। जिस विकास कार्य को गति देने के लिए हमको कठिनाई आ रही थी, सहयोग मांगा, सहयोग मिला। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश के सभी जनता की ओर से, देवभूमि हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, ये 5 बजट हमारी बहुत अलग परिस्थितियों के दौर में से रहे हैं, और जिस बात को मुझे लगता है आज कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी मर्तबा, बहुत सारी बात इस संदर्भ में पहले भी कह चुके हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में 27 दिसंबर 2017 को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, हमने कभी कल्पना नहीं की थी इस प्रकार के ऐसी कठिनाई का दौर भी हमारे सामने इस दौर में आएगा। शुरू का वक्त अच्छा गुजरा। हमने हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा में जाकर के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की। हमने लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। लोगों के बीच में उन समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं उसको समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं पहली बार इस दायित्व पर हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा हूं। स्वाभाविक रूप से मेरे लिए यह बहुत आवश्यक था कि मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में भी जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनूं और उनके समाधान के लिए काम कर सकूं। और इसलिए इस बात को आप लोगों ने देखा भी होगा, 1 साल के कार्यकाल में लगभग हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र का हमने दौरा किया। हम समझ सकें, हम जान सकें और उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, उस दिशा में आगे बढ़ सके। और स्वाभाविक रूप से जहां लोगों की समस्याओं को समझने के पश्चात हमने नए इनिशिएटिव्स की शुरुआत की, नए काम की शुरुआत की। उसमें एक चीज को हमने हमेशा मूल मंत्र के रूप में स्वीकार किया कि सबसे पहले ज्यादा जरूरत उस व्यक्ति के लिए मदद करने की आवश्यकता है, जरूरत उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए है जो गरीब है। और इसलिए हमने पहले दिन से अपने भाव व्यक्त किए, जो गरीब है हम उसके करीब हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पहली कैबिनेट की बैठक में हमने एक शुरुआत की, और वो शुरुआत मैं समझता हूं, मैं इस तरह से कह सकता हूं कि वो जीवन के अनुभव से वो एक शुरुआत थी। हमने पहली कैबिनेट का निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में जो बुजुर्ग हमको भीड़ में धक्के खाते हुए लाठी का सहारा लेकर के खड़े होकर के एप्लीकेशन देते हैं, कागज का टुकड़ा देते हैं कि हमें पेंशन लगाओ, वो परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को देखा है, दुनिया को सीखा है, दुनिया को समझा है, आज ऐसी परिस्थिति के दौर में हमने उनको देखा, परिवार में सब कुछ होने के बावजूद वो कागज का टुकड़ा लेकर के हमारे सामने खड़ा होकर के पेंशन की गुहार करता है। हमने कहा पहली कैबिनेट की बैठक में क्या ये संभव है, हम ये कर सकते हैं कि हमारा बुजुर्ग कम से कम कहीं भी भीड़ में धक्के खा करके इस प्रकार की परिस्थिति का सामना ना कर सके।
ऐसी परिस्थिति में गुजरे ना जहां उसको अपने लिए पेंशन मांगने के लिए खड़ा होना पड़े। तो पहली कैबिनेट का निर्णय हमने किया कि 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान और 1500 रुपए पेंशन का प्रावधान हमने हिमाचल प्रदेश में, ये कैबिनेट का पहला निर्णय था और उस वर्ग के लिए समर्पित जिनके प्रति आज के इस दौर में हम सम्मान का, श्रद्धा का, आदर का भाव जो है वो कम होता देख रहे हैं। हमने शुरुआत की। और दूसरा निर्णय हमने कैबिनेट में क्या लिया था, अब ये भी मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ये निर्णय जो हुए थे, दूसरा निर्णय ये था तो हिमाचल के बजट को लेकर शिमला के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्या कुछ कहे थे वो आपने सुना। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे दंगल कल की। जी हां, क्योंकि 7वें चरण में मोदी मैजिक की इस बार परीक्षा है। 9 जिलों के 54 अखाड़ों में दंगल कल होगा। आखिरी चरण का आखिरी रण कल है और चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। कल आखिरी चरण का मतदान होगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, भदोही में मतदान कल होगा। 54 सीटों पर कुल 613 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपने किस्मत आजमा रहे हैं और 2.0 आपको बता दें कि 2.06 करोड़ मतदाता भाग्य का फैसला करेंगे। 7वें चरण में मोदी मैजिक की परीक्षा, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 7वें चरण के तहत और आखिरी चरण के तहत उत्तर प्रदेश में मतदान कल होगा। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कल वोटिंग होगी और साथ ही मोदी मैजिक की परीक्षा भी, क्योंकि हमने देखा है 7वें चरण और अंतिम चरण को साधने की कोशिश लगातार यहां पर जो दिग्गज हैं उनकी ओर से की गई है। हालांकि आपको बता दें कि मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। कल 9 जिलों की आपको बता दें कुल 54 सीटों पर वोटिंग। 613 प्रत्याशी मैदान में है। पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से में चुनाव कल है। आपको बता दें कि 2.06 करोड़ मतदाता इस बार इन 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे और उसके बाद इंतजार होगा नतीजों की घड़ी का। जी हां, 10 मार्च को तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। तो आखिरी चरण का आखिरी रण कल। 7वें चरण में दिग्गजों की इस बार परीक्षा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और कई हॉट सीटें भी इस चरण में शामिल हैं। 9 जिलों के कुल 54 सीटों पर इस बार वोटिंग होगी। तो चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और अंतिम दौर में अब चुनाव पहुंच चुका है और आज इसी पर बातचीत करेंगे। हर एक सीट से हमारे साथ में हमारे संवाददाता लाइव जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ समीकरण इस बार बनते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ मौर्य हमारे साथ में हमारे संवाददाता मऊ से है, इकरार खान गाजीपुर से, अजीत गिरी जौनपुर से और सोनाली पाटवा वाराणसी से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। वहीं साथ ही आशुतोष मिर्जापुर से और अरविंद दुबे सोनभद्र से हमारे साथ में हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ मौर्य, आप बताइए, मऊ की बात करें तो हमने मऊ में देखा है किस तरह के समीकरण, क्योंकि मुख्तार अंसारी इस बार भले ही चुनावी मैदान में ना हो लेकिन बेटे अब्बास अंसारी सुभाषपा से ही लड़ रहे हैं। पिछली बार हराया था। किस तरह के समीकरण आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं? सिद्धार्थ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी बताया आपको। जी सिद्धार्थ, मऊ में किस तरह के समीकरण, क्योंकि इस बार अब्बास अंसारी सुभाषपा से ही चुनावी मैदान में है। अगर बात करें मऊ सदर की तो मऊ सदर में कल चुनाव होना है और पूरे पूर्वांचल की सभी राजनीतिक पार्टियों के जो केंद्र बिंदु वो मऊ जिला पड़ा है, क्योंकि मऊ जिले में बाबोली जो विधायक मुख्तार अंसारी
के बेटे अब्बास अंसारी इस बार लड़ रहे हैं। और बात करें सभी पार्टियों की जो नीति है, चुनाव बहुत बड़ा ही दिलचस्प रहेगा इस बार मऊ सदर का, क्योंकि इस बार मऊ सदर में मुख्तार अंसारी नहीं बल्कि उनके बेटे अब्बास अंसारी लड़ रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि मऊ सदर से देखना ये रहेगा कि अब्बास अंसारी जीतते हैं, गुंडा या माफिया जीतता है, या फिर सरकार की नीतियां जीतती हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे अहम बात यही, क्योंकि सिद्धार्थ हमने देखा है अभी जो वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद से लगातार सियासत में मऊ का नाम जो है वो जोर शोर के साथ में आ रहा है। इकरार खान हमारे साथ में है, गाजीपुर से हमारे संवाददाता। इकरार, गाजीपुर में किस तरह के समीकरण की तैयारियां पूरी 7वें चरण के अंतिम दौर के मतदान को लेकर हो चुकी है? इकरार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, बता देना चाहता हूँ गाजीपुर की पूरी चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी है और यहाँ से पोलिंग बूथों के साथ पार्टियां रवाना भी बूथों पे की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि गाजीपुर में 7 विधानसभाएं हैं। 7 विधानसभाएं में सबसे हार्ड सीट मानी जाती है पूर्वांचल का प्रदेश स्तर से सीट मानी जाती है जहुराबाद, जैसे कि भारतीय समाज पार्टी और सुहेलदेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यहाँ से चुनावी मैदान में है। उसके साथ साथ बसपा से पूर्व कैबिनेट मंत्री फातिमा, जो समाजवादी पार्टी थी, इस बार उनको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के उसके बाद इन्होंने बसपा का दामन थामा, जिससे भारतीय मतलब गाजीपुर की लड़ाइयों की जो बहुजन समाज पार्टी जो कहीं नहीं दिखती थी, अब उसका समीकरण बहुत ही बदल चुका है। और कहीं ना कहीं गाजीपुर बिल्कुल, यानी इस बार कांटे की टक्कर गाजीपुर में भी देखने को मिलने वाली है। हमारे साथ में जौनपुर से अजीत गिरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। अजीत, जौनपुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और साथ ही 17 में 4 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी। इस बार क्या समीकरण उसी तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं, फिर कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? अजीत, आपकी भी आवाज हम तक नहीं पहुंची, अनम्यूट करें। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनपद जौनपुर का भी 9 विधानसभा पे इस बार दिलचस्प देखने लायक होगी, क्योंकि जो यहाँ पे 9 विधानसभा में दो सबसे हॉट सीट यहाँ मानी जाती है, मल्हनी विधानसभा मानी जाती है। अब मल्हनी विधानसभा से बाहुबली धनंजय सिंह लड़ रहे हैं जेडीयू से, जो कि जेडीयू भाजपा बिहार में गठबंधन पे है। तो वहीं भाजपा से यहाँ केपी सिंह लड़ रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी में लकी यादव लड़ रहे हैं। लेकिन काफी दिलचस्प होगा, हर एक प्रत्याशी अपने आप को जीता हुआ प्रत्याशी मान रहा है। लेकिन बाकी टोटल 9 विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ जनपद जौनपुर में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा की कड़ी टक्कर रहेगी। क्योंकि कड़ी टक्कर इसलिए रहेगी क्योंकि अभी कल अमित शाह भी आए थे। अमित शाह ने मल्हनी में कल उन्होंने बयान दिया था कि लगातार माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। माफिया, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है ये बाहुबलियों की पार्टी है, और बाहुबली तो जो लकी यादव उनको इशारा करते हुए बताया अरे धनंजय सिंह को कि 10 तारीख के बाद सरकार बहुमत से बनती है तो बाहुबलियों की जो बाहुबली है उनका सफाया किया जाएगा 10 तारीख के दिन। बिल्कुल देखना होगा 10 तारीख को किस तरह की तस्वीर सामने आती है। अरविंद दुबे हमारे साथ में सोनभद्र से। अरविंद, सोनभद्र में किस तरह के समीकरण आपको नजर आ रहा है? क्या 7वें चरण को लेकर सभी तैयारियां वोटिंग को लेकर हो चुकी हैं? अरविंद, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? अरविंद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, तब तक हम चलते हैं। हमारे साथ में सोनाली पाटवा वाराणसी से लगातार बनी हुई है। अरविंद बोल रहे हैं। जी अरविंद, अपनी बात पूरी करिए। अरविंद के पास चलते हैं। अरविंद, इस बार किस तरह के समीकरण है सोनभद्र में और क्या जनता तैयार है कल प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने के लिए? अरविंद, अपना फोन अनम्यूट करें आप। मेरी आवाज आ रही है? जी अरविंद जी, अपनी बात पूरी करिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपको बताना है कि सोनभद्र में कुल 4 विधानसभा है, जिसमें पिछली बार की चुनाव में 4 सीटों पर मैंने 3 सीट किया था। 3 सीट पर जहाँ भाजपा जीती तो सहयोगी अपना दल ने चुनाव जीता था। वहीं इस बार चुनाव का पूरा समीकरण बदला हुआ है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला सदर विधानसभा रावर्सगंज में देखा जा रहा है। यहाँ से मौजूदा विधायक भाजपा से जो है भूपेश चौबे, उनको सीधी टक्कर 2 अविनाश से मिल रही है। माना जा रहा है कि सपा ने भी अविनाश कुशवाहा को, पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा को जहां टिकट दिया है, तो बसपा ने यहां से मजबूत प्रत्याशी उतारा है मैदान में, अविनाश शुक्ला। और रावर्सगंज का आपको बता दूं कि यहाँ पे ब्राह्मण बहुल सीट है। वहीं दुधी का बात करें, उत्तर प्रदेश की सबसे आखिरी विधानसभा दुधी,
यानी लगातार जो पार्टियां हैं जो यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, अब वो पूरी कोशिश करती हुई यहाँ पर भी अपनी नजर आ रही है। सोनाली पाटवा के पास चलते, वाराणसी से हमारे साथ में लगातार बनी हुई। सोनाली, वाराणसी की बात करें, 8 में से 6 भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में 2017 के नतीजों में रही थी। समीकरणों पर हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन कल मतदान को लेकर फिलहाल पहले आपसे अपडेट लेंगे। किस तरह की खास तैयारियां हैं, माहौल कैसा है जनता के बीच? जी बता दें कि तैयारियों की लेकर बात की जाए तो यहाँ पे प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है और पोलिंग बूथ आज शाम रवाना भी हो जाएगी सभी बूथों पे। और जी बता दें कि डीएम की तरफ से यहाँ पे जितने भी तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। और रही बात समीकरण की, तो यहाँ पे जिस तरह से 8 विधानसभाओं से 2017 में बीजेपी के वाले में सारी सीटें, इस बार बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर जो है यहाँ के, मतलब योगी सरकार के जो मंत्री हैं, उनके सीटों पे इस बार बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिली है। क्योंकि यहाँ पे सपा के जो प्रत्याशी है वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं, वो शहर दक्षिणी हो या शहर उत्तरी हो या शिवपुर विधानसभा सीट हो, सभी सीटों पर यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, यानी कई सीटें हम देख रहे हैं, वाराणसी में भी हॉट सीट जो है वो बनी हुई है। आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष हमारे साथ में मिर्जापुर से बने हुए हैं। आशुतोष, मिर्जापुर की बात करें तो किस तरह के समीकरण आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था प्रधानमंत्री ने रैली से खूब हुंकार भरी थी। जनता क्या किस जनता का मूड कैसा नजर आ रहा है? ये हम आपको बता दें कि इस समय हम जो है पॉलिटेक्निक में ही खड़े हुए हैं, जहां से कुछ 2 बजे के बाद पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। और हम बात करें मिर्जापुर चुनावी समीकरण की, तो यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटें में 3 बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं, 1 अपना दल के विधायक हैं और 1 जो है प्रत्याशी जो है निषाद पार्टी से नहीं उतारा है। तो हम यहाँ की बात करें कि यहाँ पे जो है इस बार बड़ा जितना मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें मिर्जापुर सदर की, तो मिर्जापुर सदर में सपा और भाजपा में जो है सीधी टक्कर मिलने को मिल रही है। सपा से जो है पूर्व मंत्री और पूर्व 3 बार के विधायक कैलाश चौरसिया इस बार हैं और वहीं वर्तमान विधायक भाजपा से जो है रत्नाकर मिश्रा जी मैदान में है। अगर हम बात करें मड़िहान से, तो मड़िहान से भी जो है यूपी सरकार के राज्य मंत्री, ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर जी पटेल मैदान में है। ठीक है, यानी कड़ी टक्कर यहाँ पर भी इन सभी प्रत्याशियों के बीच में देखने को मिल रही है और कल 9 जिलों की 54 सीटों पर दंगल होगा। सोनाली हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। सोनाली, आप बताइए, क्योंकि वाराणसी की बात करें तो हमने देखा है लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज या फिर सभी पार्टियों के दिग्गज पूरी कोशिश हुई है। हम आपसे जानना चाहेंगे वाराणसी की दक्षिणी सीट का समीकरण, क्योंकि 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन इस बार महंत किशन दीक्षित को उतारकर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बड़ा दांव खेला है। यहाँ पर किस तरह का माहौल है, जनता का मूड क्या कुछ कह रहा है? ये बता दें कि शहर दक्षिणी में विश्वनाथ कॉरिडोर भी आता है और आप जान सकते हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर अभी कुछ दिन पहले विश्वनाथ धाम में ही धाम हुआ था, जिसपे मोदी योगी सभी लोग ने आए थे। और आपको यह बता दें कि शहर दक्षिणी के क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ की जनता काफी नाराज है नीलकंठ तिवारी से, जो वहाँ के अभी विधायक हैं। और उनका ये कहना है कि हमारे विधायक जो है वो हमसे जनसंपर्क नहीं करते हैं, हमारे बीच नहीं आते हैं, जो भी काम वहाँ पे हुआ है वो मोदी या योगी द्वारा ही हुआ है। तो अगर हम भाजपा को वोट देते भी हैं तो मोदी योगी के नाम पर देंगे, ना कि नीलकंठ तिवारी के नाम पर देंगे। और रही बात सपा के जो प्रत्याशी हैं महंत किशन दीक्षित, वो बहुत कड़ी टक्कर वहां पे दे रहे हैं नीलकंठ तिवारी जी को। बिल्कुल, यानी इस बार मंडल वर्सेस कमंडल करने की राजनीति जो है वो लगातार पार्टियों की ओर से की जा रही है। सिद्धार्थ मौर्य हमारे साथ मऊ से लगातार बने हुए हैं। सिद्धार्थ, मऊ में अगर हम बात करें तो अभी अभी अब्बास अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरा था, जिसमें उन्होंने तबादले रोके जाने की बात कही और कहा कि पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद में कोई कहीं और जाएगा। तो क्या जनता जो है इस बार, जनता क्या समझ रही है कि किसको वोट देना है? जनता विकास के नाम पर वोट करेगी या फिर इस तरह से जो दबदबा पहले से मुख्तार अंसारी करा, 5 बार चुनाव जीता है मऊ में उन्होंने, इस बार नहीं है? किस तरह के माहौल है वहां पर? सिद्धार्थ, फोन अनम्यूट करें। अगर बात करें मऊ सदर विधानसभा की, तो मऊ सदर जो विधानसभा है इस बार जनता विकास के नाम पर वोट दे रही है, क्योंकि जनता ये मान रही है कि डबल इंजन की सरकार है और हमें 2 बार राशन दे रही है, इसलिए जनता इस बार जो है विकास के नाम पे वोट देगी। ठीक है, यानी जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि जनता को क्या करना है और किस तरह से वोटिंग जो है वो करनी है। हमारे साथ में अजीत गिरी जौनपुर से बने हुए। अजीत, जौनपुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, हालांकि कुछ खास कर नहीं पाई थी। अगर 9 सीटों की बात करें तो 4 भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी, सिर्फ 3 सपा के कब्जे में आई थी। लेकिन क्या इस बार भी इसी तरह के जो नतीजे हैं वो दोहरा सकते हैं या फिर कुछ और होगा इस बार?
9 विधानसभा है, 9 विधानसभा में इस बार समाजवादी पार्टी ठीक ठाक लड़ रही है। यहाँ से जिस तरह पिछली बार जफराबाद विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो जफराबाद विधानसभा में डॉक्टर हरिंदर सिंह ने बहुत बढ़िया जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता काफी उनसे नाराज है, क्योंकि इस बार जो सपा से गठबंधन से सुबसपा है राजभर की पार्टी, इससे उन्हें टिकट मिला है जगदीश नाराज, जो की बसपा में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे। जफराबाद में इस बार पुराने आदमी और अच्छी पकड़ है, घर घर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी असर देखने को मिलेगा। क्योंकि भाजपा जिस तरह से अगर कहीं ना कहीं अगर भाजपा ने अपने विधायक अपने कैंडिडेट बदले होते तो कहीं ना कहीं जौनपुर में 9 विधानसभा में अच्छी सीट जीती होती भाजपा ने, लेकिन वही पुराना दाव खेलने के कारण इस बार भाजपा को मायूसी देखनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे जो सपा के जो भी कैंडिडेट उतारे गए हैं काफी मजबूत और काफी ताकतवर उतारे गए हैं, क्योंकि यहाँ की जनता काफी यहाँ के विधायकों से नाराज है। क्योंकि अगर यहाँ पे भाजपा की 9 विधानसभा में अच्छी सीटें तभी बनती जब कैंडिडेट बदला गया होता, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी इस बार सरकार विधायक का बदलाव जरूर करेगी, क्योंकि बिल्कुल यानी अब जनता जो है वो बदलाव चाहती है और कई यहाँ पर विकास के मुद्दे पर भी वोट डाले जाने हैं जो काफी कुछ तस्वीर जो है वो बदल सकते हैं। अरविंद दुबे सोनभद्र से हमारे साथ में लगातार बने हुए। अरविंद, सोनभद्र की बात की जाए तो सोनभद्र में समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं? 3 बीजेपी के पास थे, 1 अपने दल के पास में। कांग्रेस पार्टी इस पूरे चरण की 54 सीटों पर बात कर ले, खाता तक नहीं खोल पाई थी 2017 में, क्या इस बार सोनभद्र में थोड़ी मजबूती के साथ में नजर आ रही है? सोनभद्र में घोरावल विधानसभा 400 में जो है कांग्रेस थोड़ी मजबूती से जरूर लड़ रही है। बाकी 3 विधानसभा में तो एक दुद्दू विधानसभा में कांग्रेस से मंत्री रहे, उनकी पत्नी चुनाव में मैदान में उतरी हुई है, लेकिन खिजा कोई उनकी तरफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि वहां से पूर्व मंत्री विजय सिंह गोड़ जो 27 साल से विधायक रहे हैं वो चुनाव मैदान में है। तो बिल्कुल यानी काफी कोशिश जो है वो लगातार सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की ओर से अरविंद होती हुई नजर आ रही है। सोनभद्र सदर सीट से एक और बड़ी बात रही है जो आपने काफी वायरल हुआ था वीडियो यहाँ पे मौजूदा सदर विधायक का पैर जो है कान पकड़ के उठक बैठक करते हुए मंच से और लोगों को तेल मालिश करते हुए मौजूदा समय में चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव कार्यक्रम में। बिल्कुल यानी विकास के काम नहीं करेंगे तो इस तरह के काम चुनाव से ठीक पहले नेताओं को करने ही पड़ जाते हैं ताकि जनता का जो वोट है वो हासिल किया जा सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हर एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दंगल कल और दंगल में कई दिग्गजों के साथ विदाओं पर लगी हुई है, जिसके हर एक नतीजे और हर एक समीकरण को लेकर हमने बात की है, लेकिन अब दंगल के बाद में किस तरह की तस्वीर बनती है तो कल ही स्पष्ट हो पाएगा। और फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाएं।